नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा कोश पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लियो टॉलस्टॉय की कहानी कितनी ज़मीन। कहानी पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य ही व्यक्त करें। तो आइए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दो बहनें थीं। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ। छोटी देहात में किसान के घर ब्याह थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहाँ आना हुआ। निबट कर दोनों जनी बैठी तो बातों का सूत चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीज़ें और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। अपनी बारी पर उसने सौदागर की ज़िंदगी को हे बताया और किसान का पक्ष लिया। कहा, मैं तो अपनी ज़िंदगी का तुम्हारे साथ कभी अदला बदली न करूं। हम सीधे साधे और रूखे से रहते हैं तो क्या, चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। तुम लोग सजे धजे रहते हो, तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज़ बाद सब हवा भी हो जाती है। जी कहावत है ही, हानि लाभ होई दोई जुड़वा भाई। अक्सर ऐसा होता है कि आज तो अमीर हैं, कल वही टुकड़े टुकड़े को मोहताज हैं। पर हमारे गांव के जीवन में यह जोखिम नहीं है। किसानी ज़िंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हम मालदार न कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कमी कभी न होगी। बड़ी बहन ने ताने से कहा, बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते का भी भरता है, पर वह भी कोई ज़िंदगी है। तुम्हें जीवन के आराम, अदब और आनंद का क्या पता। तुम्हारा मर्द जितनी चाहिए मेहनत करे, जिस हालत में तुम जीते हो उसी हालत में मरोगे। वही चारों तरफ गोबर, भूस, मिट्टी, और यही तुम्हारे बच्चों की किस्मत में बधा है। छोटी ने कहा, तो इसमें क्या हुआ। हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो। आज नहीं तो कल की क्या खबर है। कल तुम्हारे आदमी को पाप को लोभ, जुआ, शराब और दूसरी बुराइयां फंसा सकते हैं। तब घड़ी भर में सब बर्बाद हो जाएगा। क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं हैं। घर का मालिक दीना ओसारे में पड़ा औरतों की ये बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि बात तो खरी है। बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती। बस है तो मुश्किल एक, वह यह कि हमारे पास ज़मीन काफ़ी नहीं है। ज़मीन खूब हो तो मुझे किसी की परवाह न रहे, चाहे शैतान ही क्यों न हो। वहीं कोने में शैतान दुबका बैठा था। उसने सब कुछ सुना। वह खुश था कि किसान की बीवी ने गांव की बड़ाई करके अपने आदमी को डींग पर चढ़ा दिया। देखो ना, कहता था कि ज़मीन खूब हो तो फिर चाहे शैतान भी आ जाए तो परवाह नहीं। शैतान ने मन में कहा कि अच्छा हजरत, यही फैसला सही, मैं तुम्हें काफ़ी ज़मीन दूंगा और देखना कि उसी से तुम मेरे चंगुल में होते हो कि नहीं। गांव के पास ही जमींदारी की मालकिन की कोठी थी। कोई 300 एकड़ उनकी ज़मीन थी। उनके अपने आसामियों के साथ बड़े अच्छे अच्छे संबंध रहते आए थे, लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा जो पहले फौज में रहा था। उसने आकर लोगों पर जुर्माने ठोकने शुरू कर दिए। दीना का यह हाल था कि वह बहुतेरा करता, पर कभी तो उसका बैल जमींदारी की चेरी में पहुंच जाता, कभी गाय बगिया में चरती पाई जाती, और नहीं तो उनकी रखाई हुई घास में बछिया बछड़ा ही जा मुँह मारते। हर बार दीना को जुर्माना उठाना पड़ता। जुर्माना तो वह देता, पर बेमन से। वह कुनमुनाता और चिड़ा हुआ सा घर पहुंचता और अपनी सारी चिढ़ घर में उतारता। पूरे मौसम कारिंदे की वजह से उसे ऐसा त्रास भुगतना पड़ा। अगले जाड़ों में गाँव में खबर हुई कि मालकिन अपनी ज़मीन बेच रही हैं और मुंशी इकराम अली से सौदे की बातचीत चल रही है। किसान सुनकर चौकन्ने हुए। उन्होंने सोचा कि मुंशी जी की ज़मीन होगी तो वह ज़मींदार के कारिंदों से भी ज़्यादा सख्ती करेंगे और जुर्माने चढ़ाएंगे, और हमारी तो गुजर बसर इसी ज़मीन पर है। यह सोचकर किसान मालकिन के पास गए। कहा कि मुंशी जी को ज़मीन न दीजिए, हम उनसे बढ़ती कीमत पर लेने को तैयार हैं। मालकिन राज़ी हो गई। तब किसानों ने कोशिश की कि मिलकर गांव पंचायत की तरफ से सब ज़मीन दी जा सके। वह सब ज़मीन पर हक जमा सकें ताकि वह सभी की बनी रहे। 2 बार इस विचार करने को पंचायत जुड़ी, पर फैसला न हुआ। असल में शैतान की सब करतूत थी। उसने उनके बीच फूट डाल दी थी। बस तब से वे मिलकर किसी मत पर आए ही नहीं। तय हुआ कि अलग अलग करके ही वह ज़मीन ले ली जाए, हर कोई अपने बित्ते के हिसाब से ले ले।
मालकिन पहले की तरह इस बात पर भी राज़ी हो गई। इतने में दीना को मालूम हुआ कि एक पड़ोसी इकट्ठी 50 एकड़ ज़मीन ले रहा है और ज़मींदारन राजी हो गई हैं कि आधा रुपया अभी नकद ले लें, बाकी साल भर बाद चुकता हो जाएगा। दीना ने अपनी स्त्री से कहा कि एक और जने ज़मीन खरीद रहे हैं, हमें भी 20 या इतने एकड़ ज़मीन ले लेनी चाहिए। जीना वैसे ही भारी हो रहा है और वह कारिंदा जुर्माने पर जुर्माने करके हमें बर्बाद ही कर देगा। उन दोनों ने मिलकर विचार किया कि किस तरकीब से ज़मीन खरीदी जाए। 100 कलदा तो उनके पास बचे हुए रखे थे। एक उन्होंने उम्र पर आया अपना बछड़ा बेच डाला, कुछ माल बंधक रखा, अपने बड़े बेटे को मजदूरी पर चढ़ाकर उसकी नौकरी के मध्य कुछ रुपया पेशगी ले लिया, बाकी बचा अपनी स्त्री के भाई से उधार ले लिया। इस तरह कोई आधी रकम उन्होंने इकट्ठी कर ली। इतना करे, दीना ने एक 40 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा पसंद किया, जिसमें कुछ हिस्से में दरख्त भी खड़े थे। मालकिन के पास उसका सौदा करने पहुंचा, सौदा पट गया और वहीं के वहीं नकद उसने साई दे दी। फिर कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली। अब दीना के पास अपनी निजी ज़मीन थी, उसने बीज खरीदा और इसी ज़मीन पर बीज बोया। इस तरह वह अब खुद ज़मींदार हो गया। इस तरह दीना अब काफ़ी खुशहाल था। उसके संतोष में कोई कमी न रहती, अगर बस पड़ोसियों की तरफ से उसे पूरा चैन मिल सकता। कभी कभी उसे खेतों पर पड़ोसियों के मवेशी याद चढ़ते। दीना ने बहुत विनय के साथ समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके बाद औरतों और घोसी छोकरे गांव की गायों को दिन दहाड़े उसकी ज़मीन पर छोड़ने लगे। रात को बैल खेतों को नुकसान करते। दीना ने उनको बार बार निकलवाया और बार बार उनके मालिकों को माफ़ किया। एक अरसे तक वह धीरज रखे रहा और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन कब तक? आखिर उसका धीरज टूट गया और उसने अदालत में दरख्वास्त दी। मन में जानता तो था कि मुसीबत की असली वजह यह है कि और लोगों के पास ज़मीन की कमी है। जानबूझकर दीना के सताने की किसी की मंशा नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि इस तरह मैं नरमी दिखाता जाऊंगा तो वे लोग शह पाते जाएंगे और मेरे पास जितना है सब बर्बाद कर देंगे। नहीं, उनको एक सबक सिखाना चाहिए। सो उसने ठान ली, एक सबक दिया। दूसरा नतीजा यह कि 2-3 किसानों पर अदालत से जुर्माना हो गया। इस पर तो पास पड़ोस के लोग दीना से कीना रखने लगे। अब उसकी कभी कभी जानबूझकर भी तंग करने के लिए अपने मवेशी उसके खेतों में छोड़ देते। एक आदमी गया और उसे ज़रूरत अगर घर में ईंधन की थी तो उसने रात में जाकर 7 पूरे शीशम के दरख्त काट गिराए। दीना ने सवेरे घूमते हुए देखा कि पेड़ कटे हुए पड़े हैं, वे धरती से सटे हैं और उनकी जगह खड़े ठूंठ मानो दीना को चिढ़ा रहे हैं। देखकर उसको तैश आ गया। उसने सोचा कि अगर दुष्ट ने एक यहाँ का तो दूसरा दूर का पेड़ काटा होता तो भी गनीमत थी, लेकिन कमबख्त ने आसपास के सब पेड़ काटकर बगिया को वीरान कर दिया। पता लगे तो खबर लिए बिना न छोड़ूं। उसने जानने के लिए सर खुजलाया कि यह करतूत किसकी हो सकती है। आखिर तय किया कि हो न हो यह धुन्नू ही होगा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। यह सोचकर धुन्नू की तरफ गया कि शायद कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन वहाँ कोई चोरी का सबूत मिला नहीं और आपस में कहाँ सुनी और तेज़ा तेज़ी के सिवा कुछ नतीजा न निकला। तो भी उसे मन में पक्का विश्वास हो गया कि ये धुन्नू ने ही किया है और जाकर रपट लिखा दी। धुन्नू की पेशी हुई, मामला चला, एक अदालत से दूसरी अदालत हुई। आखिर में धुन्नू बरी हो गया क्योंकि कोई सबूत और गवाह ही नहीं थे। दीना इस बात पर और भी झल्ला उठा और अपना गुस्सा मजिस्ट्रेट पर उतारने लगा। इस तरह दीना का अपने पड़ोसियों और अफसरों से मनमुटाव होने लगा, यहाँ तक कि उसे घर में भी आग लगाने की बात सुनी जाने लगी। हालांकि दीना के पास अब ज़मीन ज़्यादा थी और ज़मींदारों में उसकी गिनती थी, पर गांव में और पेचों में पहला सा उसका स्थान न रह गया था। इसी बीच अफवाह उड़ी कि कुछ लोग गांव छोड़ कर कहीं जा रहे हैं। दीना ने सोचा कि मुझे तो अपनी ज़मीन छोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन और कुछ लोग अगर गांव छोड़ेंगे तो चलो, गांव में भीड़ ही कम होगी, मैं उनकी ज़मीन खुद ले लूँगा, तब ज़्यादा ठीक रहेगा। अब तो ज़मीन की कुछ तंगी मालूम होती है। एक दिन दीना घर के ओसारे में बैठा हुआ था कि एक परदेसी सा किसान उधर से गुजरता हुआ उसके घर उतरा। वह रात भर यहाँ ठहरा और खाना भी खाया। दीना ने उससे बातचीत की कि भाई कहाँ से आ रहे हो। उसने कहा दरिया सतलज के पास से आ रहा हूँ, वहाँ बहुत काम है। फिर एक में से दूसरी बात निकली और आदमी ने बताया कि उस तरफ नई बस्ती बस रही है। उसे अपने गांव के कई और लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। वे सोसाइटी में शामिल हो गए हैं और हर एक को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिली है। ज़मीन ऐसी उम्दा है कि उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई तो आदमी से ऊंची ऊंची बोली बालें गईं
और इतनी घनी कि दरांत के एक काट में एक पूला बन जाए। एक आदमी के पास खाने को दाने न थे, खाली हाथ वहाँ पहुँचा था। अब उसके 2 गायें, 6 बैल और भरा खलिहान अलग। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग सकरी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की ज़मीन, घर बार बेच बाच कर नकदी बना लूँ और वहाँ क्यों न पहुँचूँ और नए सिरे से कुछ शुरुआत करके देखूँ। यहाँ लोगों की घिचपिच हुई जाती है, उससे दिक्कत होती है और तरक्की रुकती है, लेकिन पहले खुद जाकर मालूम कराना चाहिए कि क्या बात है। सो बरसात के बाद तैयारी करके वह चल दिया। पहले रेल में गया, फिर सैकड़ों मील बैलगाड़ी पर और पैदल सफ़र करता हुआ सतलज के पार वाली जगह पर पहुंच गया। वहां देखा जो उस आदमी ने कहा था सब सच है। सबके पास खूब ज़मीन है, हर एक को सरकार की तरफ से 20-20 एकड़ ज़मीन मिली हुई है, या जो चाहे खरीद सकता है। और खूबी यह कि कौड़ियों के मोल जितनी चाहे ज़मीन और भी ले सकता है। सब ज़रूरी बातें मालूम कर दीना जाड़ों से पहले पहले घर लौट आया। आकर देश छोड़ने की बात सोचने लगा। नफ़े के साथ उसने सब ज़मीन बेच डाली, घर, मकान, मवेशी, डंगर सबकी नकदी बना ली और पंचायत से इस्तीफ़ा दे दिया और सारे कुनबे को लेकर साथ ले सतलज के पार रवाना हो गया। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंच गया। जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दे दी। पंचों की उसने खूब खातिर की और दावतें दी। ज़मीन का पट्टा उसे सहज मिल गया। मिली जुली ज़मीन में से उसे और उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 5 हिस्से यानी 100 एकड़ ज़मीन उसे दे दी गई। वह सब इकट्ठी नहीं थी, कई जगह टुकड़े थे। इसके अलावा इसके पंचायती चरागाह भी इसके लिए खुला कर दिया गया। दीना ने ज़रूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए। श्यामलाल ज़मीन में से ही अब उसको इतना मिल गया था कि पहले से तिगुनी और ज़मीन उपजाऊ थी। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया। उसके पास चराई के लिए खुला मैदान का पड़ा था और जितने चाहे वह ढोर रख सकता था। पहले तो वहाँ जमने और मकान बनवाने का उसे रस रहा। वह अपने से खुश था और जब उसे गर्व मालूम होता था, पर जब इस खुशहाली का आदी हो गया तो उसे लगने लगा कि यहाँ भी ज़मीन काफ़ी नहीं है, और होती तो अच्छा था। वह फिर गेहूँ ही बोते जाना चाहता था, पर उसके लिए और पड़ती ज़मीन काफ़ी न थी। जो एक बार फसल दे चुकती थी वह उसे उस तरफ एक साथ दोबारा गेहूँ नहीं देती थी। 1 या 2 साल बाद उससे गेहूँ ले सकते थे, फिर ज़रूरी होता था कि धरती को आराम दिया जाए। बहुत लोग ऐसी ज़मीन चाहने वाले थे, लेकिन सबके लिए आती कहाँ से। इससे बदाबदी और खींचातानी होती थी। जो संपन्न थे वे गेहूँ उगाने के लिए ज़मीन चाहते थे, जो गरीब थे वे अपनी ज़मीन से जैसे तैसे पैसा वसूल करना चाहते थे ताकि टैक्स वगैरह अदा कर सकें। दीना और गेहूं बोना चाहता था, इसलिए 1 साल के लिए किराए पर उसने और ज़मीन ले ली। खूब गेहूं बोया और फसल भी खूब हुई, लेकिन ज़मीन गांव से दूर पड़ती थी और गल्ला मीलों दूर से गाड़ी में भर भर कर लाना होता था। कुछ दिनों बाद दीना ने देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग अलग अलग फार्म डालकर रहते हैं और वह खूब पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा कि अगर मैं इकट्ठी ज़मीन ले लूँ और वहीं घर बसा कर रहूँ तो बात ही दूसरी हो जाए। इस तरह इकट्ठी और कायमी ज़मीन खरीदने का सवाल बार बार उसके मन में उठने लगा। 3 साल इस तरह निकल गए। दीना ज़मीन किराए पर लेता और गेहूं बोता। मौसम ठीक गए, फसल अच्छी हुई और उस पर माल जमा होने लगा। वह इसी तरह संतोष से बढ़ता जा सकता था, लेकिन हर साल और लोगों से ज़मीन किराए पर लेने और उसके लिए कोशिश और सिरदर्दी करने के काम से वह थक गया था। जहाँ ज़मीन अच्छी होती वहीं लेने वाले दौड़ पड़ते। इससे बहुत चौकन्ना और होशियार न रहा जाता तो ज़मीन मिलना असंभव था। यह एक परेशानी की बात थी। इस पर तीसरे साल ऐसा हुआ कि दीना ने एक महाजन के साझे में कुछ काश्तकारों से एक ज़मीन किराए पर ली। ज़मीन गोड़कर तैयार हो चुकी थी कि कुछ आपस में तनातनी हो गई और किसान लोग झगड़ा लेकर अदालत पहुँचे। अदालत से फिर मामला बिगड़ गया और किए कराई मेहनत बेकार गई। दीना ने सोचा कि अगर कहीं ज़मीन मेरी कायमी मिल्कियत की होती तो मैं आज़ाद होता और क्यों यह पचड़ा बनता और बखेड़ा बढ़ता। उसने इस बस ज़मीन के लिए निगाह रखने लगा। आखिर एक किसान मिला जिसने 1000 ज़मीन खरीदी थी, लेकिन पीछे उसकी हालत संभल न सकी। अब मुसीबत में पड़कर वह उसे सस्ती देने को तैयार था। दीना ने बात उससे चलाई और सौदा करना शुरू किया। आदमी मुसीबत में था, इससे दीना भाव दर में कमी करने लगा। आखिर कीमत 1000 रुपये तय पाई। कुछ नकद दे दिया, बाकी फिर सौदा पक्का हो गया कि एक सौदागर अपने घोड़े के दाने पानी के लिए उसके घर के आगे ठहरा
उससे दीना की बातचीत जो हुई तो सौदागर ने कहा कि मैं नर्मदा नदी के उस पार से आ रहा हूँ। वहाँ 1500 एकड़ उम्दा ज़मीन कुल 500 रुपये में मैंने खरीदी थी। सुनकर दीना ने उससे और सवाल पूछे। सौदागर ने कहा, बात यह है कि अफसर चौधरी से मेल मुलाकात करने का हुनर चाहिए। 100 से ज़्यादा रुपए तो मैंने रेशमी कपड़े और गलीचे देने में खर्च किए होंगे, फिर शराब, फल मेवों की डालियाँ, चाय के सेट वगैरह के उपहार अलग। नतीजा यह कि फ्री एकड़ मुझे अपनी ज़मीन आनों के भाव में पड़ गई। कहकर सौदावेज ने अपने दस्तावेज सब दीना के सामने कर दिए। फिर कहा, ज़मीन ऐन नदी के किनारे है और सारा का सारा कितना इकट्ठा है, उपजाऊ इतना कि पूछो मत। दीना ने इस पर उत्सुकता पूर्वक सौदागर से सवाल पर सवाल किए। उसने बताया, वहाँ इतनी ज़मीन है, इतनी कि तुम महीनों चलो तो पूरी न हो। वहाँ के लोग ऐसे सीधे हैं जैसे भेड़, और ज़मीन समझो मुफ्त के भाव ले सकते हो। दीना ने सोचा, यह ठीक रहेगा। भला अब मैं 1000 एकड़ के लिए 1000 रुपया क्यों फंसाऊँ? अगर वहाँ जाकर इतना रुपया ज़मीन में लगाऊँ तो यहाँ से कई गुना ज़्यादा ज़मीन मुझे पड़ जाएगी। दीना ने पूछताछ की कि उस जगह कैसे जाया जाए। सौदागर ने सब बतला दिया। वह चला गया तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू की। बीवी से कहा कि घर देखना भालना, और खुद एक आदमी साथ ले यात्रा को निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहरकर वहाँ से चाय के डब्बे, शराब और इसी तरह के और उपहार की चीज़ें जो सौदागर ने बताई थी ले लीं। फिर दोनों बढ़ते गए। चलते चलते आखिर 7वें रोज़ वहाँ पहुँचे, जहाँ से कोल लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन थी, सब खाली। ये लोग उससे काम न लेते थे। कपड़े या सिरकी के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और ऐसे ही मौज करते थे। रोटी बनाना जानते न थे, न अनाज उगाना सीखा। दूध का छाछ मठा बनाते, पनीर बनाते और उसी तरह एक शराब भी तैयार कर लेते। ये सब काम औरतें करती, मर्द खाने पीने और फुर्सत के वक्त चैन की बंसी बजाने में रहते। वे लोग मजबूत और स्वस्थ थे और काम धाम के नाम बिना कुछ किए मगन रहते थे। अपने से बाहर उन्हें कुछ पता न था, पढ़ना लिखना जानते नहीं थे और हिंदी तक नहीं जानते थे, पर वे भले ही सीधे स्वभाव के थे। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषी की मार्फत दीना ने बताया कि मैं ज़मीन की खातिर आया हूँ। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आवभगत के साथ वे उसे अपने अच्छे डेरे में ले गए। वहाँ कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और खुद नीचे चारों तरफ घिसकर बैठ गए। उसे पीने को चाय दी और दारू भी। उसकी मेहमानी में बढ़ कर दावत हुई। दीना ने भी गाड़ी में से अपने पास से भेंट की चीज़ें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी चाय बांटी। को लोग बड़े खुश थे। उन्होंने आपस में इस अजनबी की बाबत खूब चर्चा की। फिर दुभाषी से कहा कि सब मेहमान को समझा दो। दुभाषी ने कहा, ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। हमारे यहाँ का कायदा है कि मेहमान की खातिर जो हमसे बन सके, आपकी कृपा के हम कृतज्ञ हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ताकि हम उसी से आपकी खातिर कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज़ को देखकर मैं बहुत खुश होऊंगा वह आपकी ज़मीन है। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह उपजाऊ भी इतनी नहीं होती, लेकिन यहाँ उसका कोई पार नहीं है और वह ज़मीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आंखों से यहाँ जैसी धरती दूसरी देखी ही नहीं। दुभाषी ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। दीना समझ नहीं सका कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने देखा वे बहुत खुश मालूम होते हैं, बड़े हंस रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। अंत में वो चुप हुए और दीना की ओर देखने लगे। फिर आपस में बातें करने लगे। मालूम पड़ा कि जैसे उनमें कुछ दुविधा है। दीना ने पूछा कि उन लोगों में किस बात की अटक है। दुभाषी ने बताया कि उनमें कुछ की राय है कि सरदार से ज़मीन देने के बारे में और पूछ लेना चाहिए। गैर हाजिरी में कुछ कर डालना ठीक नहीं। दूसरों का ख्याल है कि इस बात में सरदार के लौटने की राह देखने की ज़रूरत नहीं, ज़रा सी तो बात है। यह विवाद चल ही रहा था कि एक आदमी बड़ी सी बालदार टोपी पहने वहाँ आ पहुँचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने कहा, यही हमारे सरदार हैं। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा निकाला और चाय का एक बड़ा डब्बा और अन्य चीज़ें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। बैठते ही को लोगों ने उससे कुछ कहना शुरू किया। सरदार कुछ देर सुनता रहा, फिर उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया।
उसे उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी चाहे ज़मीन चुन लो, हमारे यहाँ उसके घाटा नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं मन चाहे जितनी ज़मीन कैसे ले सकता हूँ, पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया यह तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उसे ले भी सकते हैं। प्रकट में उसने कहा, आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आपके पास बहुत धरती है और मुझे थोड़ी सी ही चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा टुकड़ा कौन सा है और यह कि वह मेरा ही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ज़मीन को नाप लिया जाए और उतना टुकड़ा फिर मेरे हवाले कर दिया जाए? मरना जीना ईश्वर के हाथ है और संसार में यही चक्कर चलता है। आप दयावान लोग तो मुझे यह देते हैं, पर हो सकता है कि पीछे आपकी औलाद उसी को वापस ले लेना चाहे, तब? सरदार ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, ज़मीन तुम्हारे हवाले ही कर दी जाएगी। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने ज़मीन दी थी और उस बाबत कागज़ पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कागज़ पक्का हो जाए। सरदार समझ गया।